नाउ ये लास्ट टॉपिक है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। इसका डिटेल जो है आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, पर मैं आपको समझाई वो समझ लो, ये बहुत ज़रूरी है बेटा। हमारे इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है? तो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर अ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। दिस मीन्स द इंडिया इज गवर्न एट 3 लेवल। इंडिया जो है वो 3 लेवल पर जो है अपना शासन करेगी। फर्स्ट लेवल कौन सा होगा? सेंट्रल यानी दिल्ली। दूसरा रीजनल और स्टेट यानी स्टेट वाइज। अभी हमारे इंडिया में 29 स्टेट है, तो 29 स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट और अलग अलग चीफ मिनिस्टर होते हैं। और थर्ड है लोकल लेवल यानी पंचायती राज या म्यूनिसिपैलिटी। बराबर, आपको पता है पंचायती राज कहाँ पे लगता है और म्यूनिसिपैलिटी कहाँ पर आती है। तो इन शॉर्ट इंडिया में कौन सा लेवल पाया जाता है? तो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है। और वो कितने हिस्से में डिवाइड हुई है? तो वो 3 हिस्से में डिवाइड हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट, रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल हमको कभी भी काम पड़ेगा तो हम पहले लोकल गवर्नमेंट के पास जाते हैं, वहाँ बात ना बने तो फिर स्टेट में जाते हैं और वहाँ बात ना बने तो फिर सेंट्रल में जाते हैं। फिर आपको मैं बता दूं, दिस सेपरेशन ऑफ पावर एट द नेशनल लेवल एंड एट द रीजनल लेवल इज नोन एज द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। ये जो है नेशनल लेवल पर और रीजनल लेवल पे जो पावर है उसको हम क्या बोलेंगे? यदि देखो मैं आपको बता दूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। देखो, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने अधिकार होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपने अधिकार होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो सेंटर की बात मान सकती है, वो ना चाहे तो वो बात नहीं मानेगी। वो यानी सेंटर वाले उन पर दबाव नहीं कर सकते कि आपको हमारी बात माननी है। उनके अपने नियम होते हैं और सेंटर वालों के अपने नियम होते हैं। तो ये जो है फेडरल डिवीजन ऑफ पावर हो गया नेशनल लेवल पे और रीजनल लेवल पे, यानी सेंटर अलग पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट अलग पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलती है। दोनों एक दूसरे में इंटरफियर नहीं करेंगे। अब Each level has been assigned separate area of operation और subject। अब ये सारे तीनों लेवल जो है उनके अपने अपने कार्य क्षेत्र होते हैं, यानी अपना अपना वर्क फील्ड होता है। इसकी 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट यानी सेंट्रल, बराबर। सेकंड स्टेट लिस्ट यानी हमारा अपना स्टेट, और थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट यानी पंचायती राज या म्यूनिसिपैलिटी। अब यूनियन लिस्ट यानी इनके पास कितने सब्जेक्ट है, ये लोग कितने सब्जेक्ट पे काम करेंगे? तो इनके पास 100 सब्जेक्ट है, इनके पास 100 मैटर है, 100 मैटर है। और ये 100 मैटर जो है वो सेंटर वाले संभालते हैं, यानी दिल्ली वाले जो है वो 100 सब्जेक्ट संभालते हैं। कौन कौन से है? वो तो डिफेंस यानी कि हमारे देश में हमको दुश्मनों से लड़ने के लिए कौन से हथियार चाहिए, क्या हमको बाहर से मंगवाना है, क्या हमको प्रोड्यूस करना है, और हमारी तीनों सेनाएं जो है वो कितनी कैपेबल है, वो कौन ध्यान रखेगा? तो डिफेंस वाले। फिर फॉरेन अफेयर यानी आपकी फॉरेन के साथ डीलिंग, कौन सी कंपनी के साथ हमको डील करना है, कौन सी कंपनी को हमको हमारे इंडिया में एंटर करना है, हमको हमारी कौन सी कंपनी इंडिया से बाहर ले जाना है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, वो सब जो है वो कौन डिसाइड करेगा? तो फॉरेन अफेयर्स वाले। फिर है फाइनेंस यानी अर्थतंत्र, हमारी इंडियन करेंसी कब अप जाएगी और हमको क्या चीज़ करने से जो है हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, हमारे देश में क्या सिचुएशन है हमारे रुपये की, हम किसी हिसाब से नीचे जा रहे हैं या कुछ भी हो, तो वो जो है वो किससे रिलेटेड? तो वो फाइनेंस से रिलेटेड है। अब है स्टेट लिस्ट। स्टेट वालों के पास कितने सब्जेक्ट है? तो 61। कौन कौन से? पुलिस, हेल्थ, सैनिटेशन एंड एग्रीकल्चर। तो ये जो है वो अपने हिसाब से डील करेंगे। पुलिस यानी कौन से जो है उनको कौन से लोगों को पुलिस में भर्ती करना है, जो जीपीएससी में यूपीएससी में जो भी पास हुए उनको कैसे क्या रखना है, वो अपने हिसाब से लेंगे। हेल्थ यानी आपके स्वास्थ्य से संबंधित जो होगा कि हमको हमारे स्टेट में कितनी बेनिफिट देना है, कितने हॉस्पिटल्स बनाने हैं, क्या लाना है क्या नहीं लाना है। सैनिटेशन यानी साफ सफाई। एग्रीकल्चर यानी सबसे मेन एग्रीकल्चर हमारा यानी खेती का हिस्सा जो है, हमको क्या करने से जो है हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये सब जो है किसके पास आता है? तो स्टेट लिस्ट में आता है। फिर एक कॉन्करेंट लिस्ट, इनके पास है 52 सब्जेक्ट।
इसमें है एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर। अब देखो एजुकेशन यानी आपको पता है कि हमारे सपोज आप विलेज में रहते हो तो आपके विलेज में जो है छोटा सा गांव है तो वहाँ पर पाठशाला खुली है या स्कूल खुली है, फिर हेल्थ सेंटर है, तो वो सब कौन रन करेगा? तो वहाँ की पंचायती राज या वहाँ की म्यूनसिपालिटी। आप सिटी में रहते हो तो वो म्यूनसिपालिटी का निर्णय होता है और विलेज में रहते हो तो वो पंचायती राज निर्णय लेती है। तो इन शॉर्ट आपको ये पता पड़ गई कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट यानी वो तीन हिस्सों में डिवाइड होती है, सेंट्रल, रीजनल और लोकल। सेंट्रल यानी हमारे दिल्ली, हमारे प्राइम मिनिस्टर वाला, बराबर। स्टेट यानी हमारे सीएम और लोकल यानी हमारे पंचायती राज या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मेयर जो बोलते हैं, बराबर। तो ये तीन जो होते हैं उनके हेड होते हैं और इनका डिसीजन ही मेन होता है। और इनसे रिलेटेड जो चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। ये जो है लास्ट टॉपिक था और अभी इसके बाद और थोड़ा समझाने का वो बता देती हूँ। ये फेडरल गवर्नमेंट याद रखने के लिए, एकदम इजीली याद रखने के लिए मैंने आपको एक चार्ट बना दिया है। देखो फेडरल गवर्नमेंट डिवाइडेड इनटू 3 लेवल, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। फिर इसके बाद है पॉलिटिकल पावर शेयर। मैंने आपको बता दिया था कि ये जो है ऐसा जरूरी नहीं सेंट्रल वाले बोलेंगे बेटा, पर इनको स्टेट वाले को मानना ना मानना ये इन पर है। यानी ये अपने पॉलिटिकल पावर जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, पर ये डिपेंड है स्टेट वालों पर कि उन्हें मानना है या नहीं मानना है। फिर है इनके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड एंड कॉडिफाइड। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिजिड और कॉडिफाइड होता है और इनके 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ होते हैं। तो ये जो है फेडरल गवर्नमेंट जो है इजीली तरह से आपको याद रहेगा, इसलिए मैंने आपको ये चार्ट बना दिया है। नाउ बेटा ये लास्ट पार्ट जो हमको इस लेसन में पढ़ना है, ये सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया है, इसकी डिटेल जो है हमको लेसन नंबर 8 में पढ़ना है। सिर्फ मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कैसे और क्या होता है और कौन कौन से पार्ट होते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, कौन से पार्ट होते हैं, बराबर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है और प्रेसिडेंट के पास जो है तीनों सेना का उच्चतम अधिकार, यानी तीनों सेना के लिए जो अथॉरिटी होती है वो सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है। फिर जो है ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और जुडिशरी सिस्टम जो है वो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं होगा, इसका अपना स्वतंत्र निर्णय होगा। इसमें ना तो सेंट्रल और ना तो स्टेट कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। लेजिस्लेचर के बाद आता है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में आएगा लोकसभा और राज्यसभा। इसका डिटेल लेसन नंबर 8 में पढ़ना है। सिर्फ मैं आपको भी स्ट्रक्चर ही बता रही हूँ, इसलिए सिर्फ अपनी दिमाग में आप स्ट्रक्चर ही रखो। फिर यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के बाद प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी प्रेसिडेंट जो है वो इन तीनों में जो है अपने अपने मेंबर रखेंगे और ये जो मेंबर है फिर वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो काउंसिलिंग मिनिस्टर वो ऐसे नॉमिनेट करेंगे। फिर स्टेट गवर्नमेंट का हेड जो है वो गवर्नर होता है और स्टेट में गवर्नर की साइन के बिना एक भी बिल जो है वो पास नहीं होगा। सेम टू सेम सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ऐसा होता है, प्रेसिडेंट की साइन के बिना एक भी बिल पास होता नहीं है। बहुत बार हमारे दिमाग में ऐसा विचार आता है कि हमारे इंडिया में जो है प्रेसिडेंट का कोई रोल ही नहीं है, पर प्रेसिडेंट का रोल जो है हमारे इंडिया में हिडन है। जब प्राइम मिनिस्टर और दूसरी कोई जैसे सपोज प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए या दूसरा कुछ चीज़ हो तो जो है प्रेसिडेंट जो है वो सत्ता अपने हाथ में लेता है। उससे पहले प्रेसिडेंट का रोल पूरा हिडन है। पर इन शॉर्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट जो है वो तीनों सेना के मुख्य यानी हेड होते हैं, थल, जल और वायु। तीनों सेना के हेड जो है वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं और प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे पावर होते हैं और इसका डिटेल जो है मैं आपको लेसन नंबर 8 में पढ़ाऊंगी, पर ये सिर्फ अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए बता रही हूँ। सेम टू सेम गवर्नर में भी ऐसा होता है, कोई भी बिल पास करवाना हो आपको तो उसमें गवर्नर की साइन जरूरी है। और ये भी किन चीज़ों के हेड होते हैं, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, बराबर। अब लेजिस्लेचर जो है वो उसमें स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, असेंबली और विधानसभा और विधान परिषद, ये जो है वो स्टेट लेवल पे जाता है। फिर इसमें चीफ
चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर, जुडिशरी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सब ऑर्डिनरी कोर्ट, फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनिसिपल बोर्ड। अब देखो ये दोनों, वैसे तो बेटा दोनों के फंक्शन सेम ही आते हैं, पर पावर भी लगभग सेम ही होते हैं, पर दोनों की कार्यशैली जो है वो अलग होती है, इसलिए उसका डिटेल ही हमको पढ़ना है। उसका डिटेल लेसन नंबर 8 में आएगा। अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इतना होता है और स्टेट गवर्नमेंट में इतनी चीज़ें होती है। और ये जो है हमारा लेसन नंबर 3 कंप्लीट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें हमने जो पढ़ा वो मैं आपको बता दूं। हमने इसमें पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, फिर हमारा प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल में कौन से नए शब्द जुड़े हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, फेडरल स्टेट गवर्नमेंट। तो आई थिंक ये लेसन आपको पूरा समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। और दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे इंडिया का है, ये भी आपको पता पड़ गई होगी। और डॉक्टर बी राव अम्बेडकर जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर बोले जाते हैं, यानी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले लिखा, बराबर। और सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में साइन करी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे। और सबसे लास्ट में साइन करने वाले फिरोज गांधी जो हमारे उसके मेंबर थे, बराबर, कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर थे। तो ये जो है आपको डिटेल सब क्लियर हो गई होगी। और इसके बाद जो है लेसन नंबर 8 में आपको और डिटेल में पढ़ना है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आएगा। तो ये लेसन जो है हमारा पूरा हुआ और आई थिंक बराबर समझ में आया।